नमस्कार। एक छोटे से अंतराल के बाद आज फिर आप लोगों के बीच फेसबुक लाइव के माध्यम से दो बातों पर चर्चा करूंगा और निश्चित रूप में दोनों बातों का कोई राजनीतिक महत्व ही है। पहली बात कि भू कानून के मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस वक्तव्य के माध्यम से जो कहा, हम सब ने उसका स्वागत किया और उम्मीद की कि मंगलौर और बद्रीनाथ में जिस प्रकार से जनता ने जनादेश दिया तो अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया और सरकार जो तात्कालिक विषयों पर जो विषय होते हैं उन पर अपनी राय व्यक्त करने लगी है। और सरकार ने कहा है कि जब बजट सत्र होगा तो बजट सत्र में इसके लिए एक प्रभावी भू कानून लाएंगे। मैं पिछले 3 दिन से देहरादून में हूँ और चूंकि देहरादून में हूँ तो सचिवालय की गर्मी मेरे आवास तक महसूस की जा सकती है। और सचिवालय में कोई मौसम की गर्मी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सचिवालय में मची आपाधापी की गर्मी की मैं बात कर रहा हूँ कि सचिवालय में मुख्यमंत्री जी के इस स्टेटमेंट के बाद एक आपाधापी मची है, खास करके इस बात पे कि अगले 6 महीने में भू कानून में प्रभावी भू कानून लाने के लिए जो नियम लाए जाएंगे उसके बाद ये जो गर्मी सचिवालय में मची है उसको यहाँ तक महसूस किया जाता है। मैंने उस दिन कहा कि ये उचित है कि ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने अब जाकर ये बात सुनी है और ये 6 महीने बाद लाएंगे, लेकिन सचिवालय की इस गर्मी के बाद तमाम पत्रकार भाइयों के साथ वार्ता करके तमाम इस बात की, इस समस्या की परख रखने वाले लोगों के साथ वार्ता करने के बाद मुझे एक कहानी याद आ रही और वो कहानी ये है कि उत्तराखंड सरकार की प्रतिष्ठा, उत्तराखंड सरकार की निष्ठा, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की निष्ठा और उनके मंत्रिमंडल की निष्ठा लोगों ने सवालों के घेरे में उसको कैद कर दिया, शंका के घेरे में कैद कर दिया। निष्ठा में लगातार गिरावट है। यहां तक बातें आ रही है कि अगले 2, 4, 6 महीनों में जो लोग रिटायर होने वाले हैं उन लोगों के पिछले 20 साल 25 साल पहले की कुंडलियां खंगाली जा रही हैं और अगर उन पर कोई जांच हुई है तो उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि आपकी जांच दोबारा हो सकती है, रिटायरमेंट नहीं जाओगे आप, लिहाजा वसूली का खेल चल रहा है, इसलिए निष्ठा बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। पर कहानी ये है, किसी सरकार पर एक कहानी मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी राज्य में राजा के पास एक मंत्री हुआ करता था। मंत्री धन बनाने में माहिर था। मंत्री को अगर जेल का भी प्रभार दे दिया जाए तो मंत्री वहां भी धन बना लेता था। राजा के लोग राजा के पास शिकायत करते थे कि यह मंत्री धन बनाने में लगा हुआ है, रिश्वत लेने में लगा हुआ है। राजा ने उन मंत्री के ट्रांसफर अलग अलग विभागों में किए, पर हर जगह से यह रिपोर्ट आई कि यह मंत्री सिर्फ धन बना रहा है। क्योंकि राजा का वो भेदी भी था, राजा के कई भेद उसके पास थे, इसलिए राजा उसको हटा भी नहीं पाता था। इसलिए राजा ने उसको ये कहा कि भाई मंत्री जी, तुम्हें मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम दे रहा हूं। तो मंत्री जी ने कहा कि बताइए साहब क्या काम दे रहे हैं मुझे। राजा ने कहा कि जहां हमारे देश की सीमा समाप्त होती है वहां समुद्र शुरू होता है और मुझे बहुत आवश्यक है कि एक वर्ष में कितनी लहरें उठती हैं उसको आपने गिनना है। मंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल साहब, मैं जाता हूं। और मंत्री जी पूरे ताम झाम के साथ समुद्र के किनारे चले गए और लहरों को गिनने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। जब लहरों को गिनने का काम शुरू कर दिया तो वो 10-20 किलोमीटर के दायरे में जितने जहाजों का आना जाना था, आदेश कर दिया कि कोई जहाज नहीं इधर से गुजरेगा, बंद कर दो सब जहाजों का आना जाना। जहाज वाले परेशान, सब जहाजों की कतारें लग गई कि कब आदेश खुलता है और कब हम आगे बढ़ते हैं। मंत्री खोले नहीं, बोले भाई लहरों को प्रभावित मत करो, क्योंकि राजा का आदेश है कि लहर गिननी है और लहरों को गिनने में कोई गिनती में गड़बड़ न हो जाए, इसलिए जहाजों को रोके रखो। जहाज वाले नतमस्तक हुए, साहब कुछ ले लो, रात को चुपके से हमें छोड़ दो। तो मंत्री जी ने वहां भी धन कमाना शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों के पास ये महारत होती है कि समाज में अच्छा दिखाने के बाद भी धन कैसे कमाया जाए, ये महारत किसी के पास होती है और वही कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो कहा कि हम 6 महीने बाद इसका कानून बनाएंगे, उसके बाद आपाधापी मची हुई है। मुख्यमंत्री जी को अप्रोच करने की लाइनें लगी हुई हैं। जिन लोगों ने किसी काम को करने की एवज में जमीनें ले रखी है, उनकी भी लाइनें लगी हुई हैं कि साहब हमें टाइम और दे दीजिए।
और शायद मुख्यमंत्री जी इस बात को जानते थे कि दुकान में जो ग्राहकों की भीड़ कम हुई है, इस घोषणा के बाद दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उस पद के शपथ के साथ आपने गोपनीयता की भी शपथ ली, और गोपनीयता की शपथ इसलिए होती है कि किसी बात को समय से पहले कह देने से जो राज्य का नुकसान होता है उस नुकसान से बचा जा सके। और चूंकि आपके पास इस बात को कहने का जरिया ऑर्डिनेंस भी हो सकता था कि आज के दिन से तत्काल प्रभाव से ये अध्यादेश जारी होता है, ये अध्यादेश प्रभावी होता है, और इस आशय का विधेयक आगे आने वाले विधानसभा के विधानसभा में वित्त विधेयक आएगा, बजट सत्र आएगा, उस बजट सत्र में इस ऑर्डिनेंस को पास किया जाएगा और ये अध्यादेश आज से लागू होता। आप कह सकते थे, और मैं आज भी आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप वाकई इस विधेयक को लाना चाहते हैं, उत्तराखंड के हित में आप अपने विचार रखते हैं, आप उत्तराखंड के हितैषी हैं, तो आज रात से इस आशय का ऑर्डिनेंस लाइए कि आज के दिन तक जिन्होंने ये गड़बड़ियां की हैं उनकी जमीनें निहित की जाती हैं। ये लाइए आप आदेश। जिन्होंने ये जमीनें ली हैं और काम आज 2 साल में तय समय में पूरा नहीं किया, 2 या 3 साल जितना भी उनको समय दिया गया हो, उस समय में वो नहीं पूरा किया, उनकी जमीनें निहित की जाती हैं। आप इस आशय का आज ऑर्डिनेंस लाइए, तब मानेंगे कि आपकी नीयत साफ थी। अन्यथा आम चर्चा है सचिवालय में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया काउंटर कलेक्शन का खोल दिया है, ये चर्चा है। दूसरा जो मेरा मुद्दा है, मैंने सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप अगस्त मुनि जा रहे हैं। केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मेरे तमाम साथियों, चमोली के मेरे तमाम वहां के व्यापारी भाइयों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुख्यमंत्री जी को ये पूछें कि इस साल यात्रा में ये अव्यवस्था कैसे फैली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से गुजराती पावर ब्रेकर्स के प्रभाव में आकर एक गुजरात की कंपनी को ये रजिस्ट्रेशन का काम दिया, उससे आपका व्यापार चौपट हुआ। मुख्यमंत्री जी को इस पर जवाब देना चाहिए। आप अगस्त मुनि में आ रहे मुख्यमंत्री जी को जरूर पूछें कि ऐसा क्यों किया गया, और ये तब कि जब मुख्यमंत्री जी इस बात से अवगत हो चुके थे कि यात्रा में ये विपरीत बातें सामने आ रही हैं, तब इसका निराकरण क्यों नहीं किया गया। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं एक बात और बता दूं, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो कई सालों से बहुत कम तनख्वाह में काम करते हैं, उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया। मैं बद्रीनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष रहा, और बद्रीनाथ मंदिर समिति के अपने आप में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो सबको परमानेंट कर सके, लेकिन मैंने उसके लिए एक नियम निकाला। वो परमानेंट इसलिए नहीं कर सकते कि पदों का सृजन का अधिकार शासन के अधीन है, लेकिन मैंने उसमें एक नियम बनाया था कि जिस व्यक्ति को 5 साल हो गए उसको एक परमानेंट के सापेक्ष इतना प्रतिशत, 10 साल वाले को इतना प्रतिशत, 15 साल से अधिक वाले को पूरा जो एक परमानेंट कर्मचारी को वेतन या भत्ते या सुविधाएं मिलती हैं, वो सुविधाएं देने से शासन नहीं रोक सकता। तो मैं आपसे ये मांग करता हूं कि मेरे समय में बने उस प्रस्ताव, जो कि बद्रीनाथ समिति का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को आप स्ट्रिक्टली लागू कराएंगे और उन कर्मचारियों को इतने साल का जो उनका पेंडिंग है, जो अनैतिक रूप से आपके अध्यक्ष जी ने रोका हुआ है, मंदिर समिति के अध्यक्ष जी ने जो रोका हुआ है, उसको उन्हें दिलाएंगे। मैं आपसे ये मांग करता हूं, और उन कर्मचारियों से भी ये अपेक्षा करता हूं कि मुख्यमंत्री जी सभी के हैं भाई, डरने की जरूरत नहीं है। वो मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री आप ही ने बना रखे हैं, हमने बना रखे हैं। हमने मतलब जिन लोगों ने हमने सबने वोट दिए उन्होंने बना रखे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रतिवेदन के साथ मुख्यमंत्री जी के पास जरूर पहुंचिए, और अगर मुझे कहेंगे आप लोग कि मैंने आना है, तो मैं भी आने को तैयार हूं, पर मेरे आने से अगर आपका हित होता है तो कोई बात नहीं, मुझे मत बुलाइएगा, लेकिन आप लोग मुख्यमंत्री जी के पास इस मांग को लेकर पहुंचिए।